बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 9 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। जंग बंदी का स्टेटस भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मुलाकात की बड़ी तैयारियां इस्लामाबाद के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल यूँ कह लें कि फ्रेश मनाजिर हैं जो कि अब से चंद मिनट्स कबल इकराम साहब ने मुझे शेयर किए मेरे साथ, क्योंकि इकराम साहब की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है रेड जोन के अंदर। और इकराम साहब ये बता रहे थे कि बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी के, ज़ाहिर है कि मुलाकात भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। अमेरिका का जो वफ्द है वो निकल चुका है। जेडी वैंस क़यादत कर रहे हैं अमेरिका के वफ्द की, और ईरान की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया कि ईरान का वफ्द बहरहाल इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेगा। कल और परसों जुमा और हफ्ता को इस्लामाबाद के अंदर ये बहुत बड़ी बैठक लगने वाली है, जिस पर आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ईरान के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर जो ईरान का वफ्द है उसकी क़यादत करेंगे। फिर जो अब्बास अराक़ची हैं ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, वो भी इस वक्त वफ्द के अंदर जो है ईरानी वफ्द के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरान के तर्जमान ने कहा कि इनवाइट किया गया तो हम बहरहाल इस मुज़ाकरात की बैठक के अंदर शिरकत करेंगे। हालांकि आपको मालूम है कि मुज़ाकरात किस बात के, कौन सा जंग बंदी मुआहिदा जिसकी दर्जनों खिलाफ वर्जियाँ चंद घंटों के दौरान ही सामने आ गई थी। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी आपको लग रहा होगा कि लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी इस जंग बंदी मुआहिदे की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं मैं आपको बताऊंगा कि सामने आ चुकी हैं जंग बंदी मुआहिदे की। पहले लबनान की सूरत हाल में आपको बता दूं, 256 से ज़्यादा शहादतें इसराइल की बमबारी के नतीजे में रिपोर्ट हो चुकी हैं। 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और अभी भी जो इसराइल के तैयारे हैं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लबनान पर इसराइल के तैयारों की बमबारी रिपोर्ट हो रही है। ईरान की वार्निंग्स के बावजूद, ईरान के रद्द अमल के बावजूद जो नेतन्याहू है उसने लबनान के ऊपर ये हमले बंद करने से साफ इनकार कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप भी साफ मुंह कर गया। मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट सामने आई थी PBS न्यूज़ की, उससे गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लबनान जो है वो इजंट पार्ट ऑफ दिस डील, लबनान इस मुआहिदे का, इस डील का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये तो रिपोर्ट्स थी, मैं आपको सुनवा देता हूं कि व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन जब कैमरों के सामने आई तो उनसे सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि लबनान क्या इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं है, तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया ये सुन, उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान का रद्द अमल सुनवाता हूँ। Would President Trump like to see Lebanon included in this peace deal? As you know, there's been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Is there any thought, though, that the president might like to see Lebanon included at a future date, given that it seems to be causing or potentially undermining the Iran ceasefire? Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिसने बिल्कुल पक्का और सीधा मुंह बनाकर कहा कि नहीं, लबनान तो इस जंग बंदी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है, कभी भी नहीं था। हमने तो कभी नहीं कहा कि लबनान इस जंग बंदी मुआहिदे का हिस्सा है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ ने लिखा था जब वो इस जंग बंदी को अनाउंस कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने बिल्कुल क्लियर लिखा था कि इंक्लूडिंग लबनान तमाम पार्टियां जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए जंग बंद हो जाएगी। लेकिन जो व्हाइट हाउस है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो जेडी वैंस है, वो अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नई बात है, ये तो फेक न्यूज़ है। ये किसने कह दिया? तो ये उसने कहा जो जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने हैं, जहाँ पर ये बैठक होनी है। पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जिसने खुद लिखा था कि जी लबनान समेत ये जंग बंदी होगी, तो उस पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो नुमाइंदे हैं उनसे CNN ने ये सवाल पूछा कि जी आपके वज़ीर आज़म ने तो लिखा था कि जी लबनान इंक्लूड होगा जंग बंदी के अंदर, अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी लबनान शामिल नहीं है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? तो पाकिस्तान के जो ऑनवॉय हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या जवाब दिया CNN से गुफ्तगू करते हुए? गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Israel has continued to attack Lebanon, saying it is not part of this ceasefire, despite your Prime Minister, Sharif, saying it is. Can you clarify what the parties of this war have agreed to there? And are you concerned Israel could derail the broader ceasefire agreement at this point?
Well, as the description and understanding has come from the highest level in Pakistan, so it could not have been more authentic in terms of the offer made by the Prime Minister and accepted by the two conflicting parties of affording a ceasefire for 2 weeks. So it could not have been more authentic, and the understandings associated with it could not have been more true. So you're confirming that, as far as the Prime Minister is concerned, that Lebanon is included in this ceasefire, despite what we have heard from the Prime Minister's office in Israel today? Well, as Pakistan is a faithful facilitator, I think the understandings coming from the highest level in Pakistan need to be accorded primacy and certainly authenticity. So the answer is yes. Okay, thank you, sir. गुफ्तगू आपने सुन ली पाकिस्तान के नुमाइंदे जिन्होंने CNN से गुफ्तगू करते हुए यूं कह लें कि दबे अल्फाज में ये कहा कि हाँ लबनान जो है वो इस जंग बंदी के अंदर लबनान जो है वो इंक्लूडेड है। अब ये CNN की जो एंकर है उसकी जानिब से 2-3 मरतबा पूछने पर पाकिस्तान के नुमाइंदे की जानिब से इन अदर वर्ड्स यही जवाब दिया गया कि हाँ पाकिस्तान की पोजीशन जाहिर है कि यही है कि लबनान इस जंग बंदी के अंदर इंक्लूडेड है। अब ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि रद्द अमल क्या सामने आया। ईरान ने रद्द अमल में अबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। ये भी जंग बंदी माहिदे के अंदर ये शामिल है कि अबनाए हुर्मस को खोले रखा जाएगा ईरान की जानिब से 2 हफ्तों के लिए। हाँ कंट्रोल जो है वो ईरान करेगा, लेकिन ये भी व्हाइट हाउस की तर्जमान इस नुक्ते से भी मुकर गई कि नहीं ईरान कंट्रोल नहीं करेगा, हम वहाँ पर घूमते फिरते रहेंगे और अबनाए हुर्मस का जो ओपनिंग है उसको हम मेक श्योर करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जमान की जानिब से बड़ी बदमाशी वाली टोन में, बड़ी सख्त टोन में इनकी जानिब से कहा गया कि जी अबनाए हुर्मस खुली है और खुली रहेगी, कौन बंद करेगा हम देखेंगे। अबनाए हुर्मस बहरहाल बंद है और ईरान की जानिब से रद्द अमल में ये जो अबनाए हुर्मस है इसको बंद किया गया। तो जेडी वैंस ने खबरदार किया, ये पाकिस्तान के लिए निकल रहे थे तो जेडी वैंस से सवालात पूछे गए तो जेडी वैंस ने कहा कि बेवकूफ़ी होगी अगर ईरान लबनान की सूरत हाल की वजह से ये जंग बंदी जो है वो तोड़ देता है तो ये ईरान की बेवकूफ़ी होगी। ये गुफ्तगू सुनिए उसके बाद बात करते हैं। That said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. That's not because that is part of the ceasefire. I think that's the Israelis trying to set us up for success, and we'll of course see how that unfolds in the next few days. But look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान रवानगी से कबल, और उन्होंने कहा कि अगर लबनान की वजह से ईरान इस जंग बंदी से पीछे हटता है या फिर जंग बंदी के कुछ नुकात की खिलाफ वर्जियाँ करता है, इंक्लूडिंग अबनाए हुर्मस को बंद करना या खोल देना या कंट्रोल करना, तो ये बेवकूफ़ी होगी, जेडी वैंस की जानिब से कहा गया। और जेडी वैंस भी वही टोन इस्तेमाल कर रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की वाइट हाउस की तर्जमान या तो दीगर ऑफिशियल्स हैं पीट हेग्सेट जैसे, तो वही टोन जेडी वैंस की जानिब से भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सूरत हाल, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जिसने लबनान को इस जंग बंदी माहिदे में शामिल किया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि लिखा था कि लबनान इस जंग बंदी का हिस्सा है। अच्छा, ये तो एक नुक्ता मैंने आपको बता दिया ना कि इसकी खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं। बहुत सारे नुकात जो ईरान के स्पीकर हैं, जो मोहम्मद बाकर हैं, जो इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेंगे, क़यादत करेंगे ईरान के वफ़द की, तो उनकी जानिब से 3 खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो लिखी गई। और ईरान के स्पीकर की जानिब से पहला तो यही लबनान, ईरान के स्पीकर ने लबनान लिखा। दूसरा, ईरान के स्पीकर की जानिब से कहा गया कि जी जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं ईरान के अंदर, जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं वो दूसरी खिलाफ वर्जी है। अब ये ड्रोन हमले किसने किए? जेडी वैंस से सवाल पूछा गया तो जेडी वैंस ने कहा कि भाई जंग बंदी इसी तरह से होती है, स्टार्टिंग आवर्स में, स्टार्टिंग डेज में इस तरह की कुछ जो चपकलश है वो रिपोर्ट होती है। डजंट मीन कि जंग बंदी जो है वो काम नहीं कर रही, जंग बंदी काम कर रही है। हाँ, शुरू में जेडी वैंस ने कहा कि ईरान की तरफ से कुछ हमले रिपोर्ट हुए, इसराइल की तरफ से कुछ हमले रिपोर्ट हुए और अरब कंट्रीज़ ने भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं। ये जेडी वैंस के अल्फाज हैं
کہ عرب کنٹریز نے بھی ایران کے اوپر حملے کیے ہیں۔ اچھا، تیسرا اعتراض جو اسپیکر کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا، اسپیکر نے کہا کہ جی یورینیم کی افزودگی کا جو رائٹ ہے ایران کا، اس کو معاہدے کے اندر لکھا گیا ہے، لیکن یہ امریکہ بالکل مکر چکا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا کہ کوئی یورینیم کی افزودگی، یہ ریڈ لائن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کوئی سویلین پرپس کے لیے کوئی سم پرسنٹیج بھی جو یورینیم کی 3%، 4% جو افزودگی ہے، اس کی بھی اجازت جو کیرولائن ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نہیں دی جائے گی، اور یہ بالکل سیدھا اور صاف موقف ہے، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مزید جو 2 خلاف ورزیاں ہیں لبنان کے علاوہ، ڈرون حملے اور یورینیم کی افزودگی کو لے کر، اس کی پرسنٹیج کو لے کر، یہ مزید جو اختلافات ہیں وہ اس جنگ بندی کے اندر سامنے آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے نا 3 نکات۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 10 کے 10 جو نکات ہیں ایران کے معاہدے کے اندر، ایران کے جو تجویز ایران کی جانب سے پیش کی گئی، اور ایران نے یہ کہا کہ جی ایران کے جو تجویز ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، ان پر اس جنگ کو بند کیا گیا۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ لکھا کہ جی ایران کے جو 10 نکات ہیں وہ بالکل ان پر کام کیا جا سکتا ہے، اور ان پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو امریکی ترجمان ہیں، یہ ان 10 کے 10 نکات سے نہ صرف مکر چکے ہیں، بلکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تو ردی کی ٹوکری میں جو ایران کی تجاویز ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا چکا ہے۔ گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن، جنہوں نے جو ایران کے 10 نکات ہیں جو تجاویز ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ کون سے 10 نکات، وہ تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں کوڑا دان کے اندر ہم نے پھینک دیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 15 نکات ہیں ان پر یہ مذاکرات ہوں گے، اور ایران کے جن 10 نکات کا میڈیا کے اوپر رپورٹنگ کی جا رہی ہے تو وہ 10 نکات نہیں ہیں جو ایران کی جانب سے پہلے بھیجے گئے تھے، وہ 10 نکات ہیں جو ایران نے بعد میں بھیجے ہیں، ریوائز کیے ہیں۔ ایران پبلکلی نہیں بتاتا، سیکریٹلی ہمیں بتاتا ہے، ہمارے سے بھیک مانگتا ہے۔ نئے جو تجاویز ہیں وہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی ہیں، اور وہ بہت نرم ہیں، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکات کے اندر شامل کر کے پھر یہ مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہوں گے، اور بہت زیادہ چیلنجنگ ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 نکات پر یہ اعتراض جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب پاکستان کے لیے، شہباز شریف کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ قسم کا دور ہوگا، جہاں پر 2 ایسی پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھیں گی یا سیپریٹلی بیٹھیں گی، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کہ جن کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، اور جنگ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اوپر جنگ بادل بہت زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ منڈلا رہے ہیں۔ اور اگر ایران یہ جو 10 نکات ہیں، یہ جو نئے 10 نکات ہیں یا جو 15 نکات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اگر ایران کی جانب سے ان کو مسترد کیا جاتا ہے، جو کہ ایران کی جانب سے ظاہر ہے کہ مسترد کیا جائے گا، کیونکہ ایران کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، ایران کے مطابق بھی بھاری ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بھی بھاری ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کون رپورٹ کر رہا ہے۔ اکنامک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا، برطانوی اخبار نے، کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف سے درخواست کی اور کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند کروا دو۔ نہ صرف درخواست کی بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے خود جو میسج ہے وہ بھی لکھ کر بھیجا، اسکرپٹ بھی اس نے دیا کہ یوں کہہ دو کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ 2 ہفتوں کے لیے جنگ بند کر دو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے خود نکلا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ 21 مارچ سے
इस खबर के मुताबिक 21 मार्च से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहा था। अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरह की बातें कर रहा है ट्रूथ सोशल के ऊपर कि अगर ईरान ने मेरी कंडीशंस को ना माना तो फिर मैं क्या करूंगा, ये पढ़ लें जनाब डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको तर्जमा बता देता हूं इसका। तमाम अमरीकी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार इजाफी गोला बारूद, हथियारों और दीगर ज़रूरी साजो सामान के साथ ईरान और इसके इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस पर मौजूद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि ताकि पहले से कमज़ोर किए गए दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाइयाँ और इसकी मुकम्मल तबाही को यकीनी बनाया जा सके। जब तक कि असल मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता, अगर किसी भी वजह से इस पर अमल ना हुआ, जो कि बहुत कम इम्कान है कि इस पर अमल ना हो, तो फिर फायरिंग शुरू हो जाएगी और ऐसी शिद्दत के साथ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ये बात काफ़ी अरसे पहले तय हो चुकी थी और इसके बरअक्स जितनी भी झूठी बातें की जाएं, कोई जोहरी हथियार नहीं होंगे और अबनाए हुर्मस खुली और महफूज रहेगी। इस दौरान हमारी अजीम फौज तैयारी कर रही है और आराम भी कर रही है, यानी कि ये टाइम गेन करने के लिए इसकी जानिब से सारा चक्कर चलाया जा रहा है और हकीकतन अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। जो अमेरिका की फौज है, अमेरिका वापस आ चुका है, अमेरिका इज बैक। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर अब से कुछ देर कबल ये पैगाम लिखा गया, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुज़ाकरात क्या हैं, ये जंगबंदी क्या है, ये किस सिमत जाएगी, अमेरिका की नीयत क्या है। अमेरिका तमाम के तमाम नुकात से, तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनसे अमेरिका पीछे हट चुका है। इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है लबनान के ऊपर और अबनाए हुर्मस, जिसको फ़िलहाल तो ईरान की जानिब से बंद किया गया है, लेकिन अगर इसी तरह अबनाए हुर्मस बंद रही तो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि फिर हमारे जो फ़ौजी हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं, वो आराम भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ तैयारी और आराम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने इत्तेहादियों से रूठना और उनको मनाने का चक्कर भी इसकी जानिब से चलाया जा रहा है कि जी नेटो कंट्रीज जिन्होंने इसकी मदद नहीं की डोनाल्ड ट्रंप की अबनाए हुर्मस को खुलवाने में, तो वो जो फ्रंट है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान नेटो के चीफ मार्क रूटा से मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप ने और खबरें ये सामने आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क रूटा को ये कहा कि जाकर नेटो मेंबर कंट्रीज को बता दो कि मैं नाराज हो गया हूं और मैं निकल रहा हूं। नेटो के अलायंस से अमेरिका अलहदा हो रहा है, ये नेटो के चीफ मार्क रूटा से कहा गया कि जाकर नेटो मेंबर कंट्रीज को बता दो। अब इसका क्या मतलब है कि नेटो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो डर कर अमेरिका को कहेंगे नहीं जी हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं और अबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए हम किरदार अदा करेंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये आखिरी जो धमकी है वो नेटो मेंबर कंट्रीज को लगाई जा रही है कि अगर तुम मेरी मदद को ना आए तो मैं निकल जाऊंगा नेटो के अलायंस से। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन से सवाल पूछा गया कि क्या आप सीरियस हैं, क्या आप नेटो से निकल भी सकते हैं, तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. As you know, President Trump will be meeting with Secretary Ruta in a couple of hours here at the White House, and I know he looks forward to having a very frank and candid conversation with him. Is the United States still considering withdrawing from NATO? Is that still a possibility? It's something the President has discussed, and I think it's something the President will be discussing in a couple of hours with Secretary General Ruta, and perhaps you'll hear directly from the President following that meeting later this afternoon. Thank you, everyone. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हम टेस्ट कर रहे थे नेटो मेंबर कंट्रीज़ को और वो अपने टेस्ट में फेल हो चुके हैं, इसलिए अमेरिका नेटो के अलायंस से खुद को अलहदा भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई अलहदा नहीं करेगा, सिर्फ नेटो मेंबर कंट्रीज से भीख मांग मांग कर ये थक चुका। अब ये नेटो मेंबर कंट्रीज को इस तरह से ब्लैकमेल करके इस जंग के अंदर ड्रैग करने की कोशिश करेगा, तैयारियां कर रहा है, अपने अलायंस को तैयार कर रहा है, अपने फौजियों को तैयार कर रहा है, अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहा है। अगर इसका जंग बंद करने का मूड है या मुआहिदा करने का मूड है तो ये अपनी फौजों को पीछे हटा लेता और ये जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ये सामने ना आती और ये लबनान वाले नुक्ते से ना मुकरता, ये ईरान के जो 10 नुकात हैं ये उनसे पीछे ना हटता। इवन के अरब कंट्रीज़ भी ईरान के ऊपर चुपके ड्रोन्स जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में मार रहे हैं। पीट हेग्सेट ने तो बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि
ہم اپنے فوجیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے جو عرب کے فوجی ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ میں ہمارا بہت ساتھ دیا. اور اب نیٹو کنٹریز کو ان کی جانب سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اسلحہ ہم نے تمہارے کنٹریز کے اندر ڈپلوائے کر رکھا ہے تو وہ اسلحہ بہتر نہیں ہے کہ ہم عرب کنٹریز کے اندر ڈپلوائے کریں جہاں پر جو موجودہ اسلحہ تھا وہ تو ایران کی جانب سے تباہ کر دیا گیا, تو اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. یورپ سے اسلحہ اٹھا کر عرب کنٹریز کے اندر یہ اسلحہ جو ہے وہ ڈپلوائے کرے گا ان 2 ہفتوں کے دوران, اور ایک بڑے حملے کی, ایک بڑے جنگ کی تیاری جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور نیتن یاہو نے تو کلیئرلی کہا, اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ جناب ہماری انگلیاں ٹریگر کے اوپر ہیں, ابھی یہ جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہوئی, ہمارے گولز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے. اگر مذاکرات کی میز پر یہ گولز اچیو نہیں ہوتے تو میدان جنگ کے اندر اسرائیل اپنے تمام کے تمام جو ملٹری گولز ہیں ان کو اسرائیل کی جانب سے اچیو کیا جائے گا. تو یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی, تو یہ مذاکرات, یہ جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات جو کل اور پرسوں سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم گین کرنے کے حربے یا اپنی ملٹری کو آرام کروانے, اپنے اتحادیوں کو جوڑنے اور بلیک میل کرنے کے علاوہ مجھے تو ان مذاکرات کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. تو ایران کیا ان مقاصد کو سمجھ سکے گا؟ تیسری مرتبہ بھی یہ جو مذاکرات والا جھانسا ہے اس میں ایران جو ہے, جو کہ شامل تو ہو رہا ہے ان مذاکرات کے اندر, لیکن کیا موجود بھی رہے گا ایران, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیپینڈ کرے گا جو پہلی ملاقات ہوگی جو کہ کل سٹارٹ ہونے والی ہے, تو اس کے نتائج پر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو اختلافات سامنے آئے ہیں انکلوڈنگ لبنان, تو ان پر اتفاق کروانے میں پاکستان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.